बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम सेकंड ईयर फिज़िक्स की एप्लीकेशन ऑफ गासेस लॉ पढ़ रहे हैं। गासेस लॉ लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था, आज हमने पढ़नी है उसकी एप्लीकेशंस। तो बच्चों, पहली बात है कि हम गासेस लॉ को अप्लाई करके क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, किसके लिए हम अप्लाई करते हैं, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीन्स कि आप कह लें कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। गासेस लॉ को हम अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन जो हैं, जैसे कि चार्ज प्लेट्स पर डिस्ट्रीब्यूट है, स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट है या इन्फिनाइट शीट पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस। पहली बात बच्चों, मैंने आप गासेस लॉ को अप्लाई करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशंस। चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस मींस कि चार्ज एक स्फीयर पर है, चार्ज एक शीट पर है, चार्ज दो प्लेट्स के में है। और गासेस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करनी पड़ती है। क्या कंसीडर पड़ती है? क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करनी पड़ती है गासेस लॉ को अप्लाई करने के लिए। और उस क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस को हम नाम देते हैं गासियन सरफेस। दोबारा सुन लें बच्चों, गासेस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करना होती है, और उस क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस को हम कहते हैं गासियन सरफेस। इसकी मैं डेफिनेशन लिख कर दे रहा हूँ। Gaussian surface enclosed imaginary surface। क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस लेनी है, किस पॉइंट पर लेनी है? जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। इज कंसीडर्ड, या हम कंसीडर करते हैं विच पासेस थ्रू द पॉइंट, ये उस पॉइंट से पास होती है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या सिर्फ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी इसको बोलते हैं, इज टू बी एवेल्युएटेड, जहाँ पर हमें उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इज कॉल्ड गासियन सरफेस। बच्चों, अभी इस टॉपिक की जो मेन हेडिंग है, मैंने आपको क्या क्या बताया। गासेस लॉ को अप्लाई करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। एक बात। दूसरी बात बताइए कि जब भी हमें गासेस लॉ को अप्लाई करना होगा, हमें क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी उस पॉइंट पर जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, और उस क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस को हम नाम देंगे गासियन सरफेस का। अब जो हम इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं, उसकी 3 एप्लीकेशन हैं आपकी बुक में। जो फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन है, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इनसाइड ए हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। ये इसकी हेडिंग है बच्चों। फर्स्ट एप्लीकेशन ए से रिप्रेजेंट किया हुआ आपकी बुक में।
इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। ये इंटेंसिटी ऑफ फील्ड का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर फाइंड आउट करनी है, इनसाइड ए हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। बच्चों क्वेश्चन इसकी एप्लीकेशन से हमें नाम से काफ़ी कुछ पता चल रहा है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इनसाइड ए हॉलो चार्ज स्फीयर। जो ये टॉपिक है बच्चों, ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है 12.1 जो ये टॉपिक है इसको आप 12.7 शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर हॉलो चार्ज स्फीयर है, वहाँ हम इसको बलून का नाम देंगे। क्या है बच्चों, दोबारा सुन लें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड फाइंड आउट करनी है हॉलो चार्ज स्फीयर। आप यहाँ पर थ्योरी में वर्डिंग में लिखेंगे कंसीडर ए हॉलो चार्ज स्फीयर। ये मैंने एक हॉलो चार्ज स्फीयर ली है, कंडक्टिंग स्फीयर भी आप कह सकते हैं। इसकी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर कंसीडर है हॉलो चार्ज स्फीयर है, उसकी सरफेस पर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए बच्चों, अब हमने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है, तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी होती है वहाँ पर हम गाजियन सरफेस कंसीडर करते हैं। तो अब इसके अंदर यहाँ पर मैं गाजियन सरफेस कंसीडर कर रहा हूँ। ये जो पूरी हॉलो स्फीयर है उसका रेडियस आर है, और जो मैंने यहाँ पर गाजियन सरफेस ली उसका रेडियस आर डैश है। और ये आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर अकेला आर जो है ये बड़ा है और आर डैश जो है ये स्मॉल है। अब यहाँ पर हमने गाजेस लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। मैं इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर कर रहा हूँ। बच्चों, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फार्मूला पढ़ा हुआ है E.A, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कहें। जब भी गाजेस लॉ लेना होगा हम दो फार्मूले लिखेंगे, एक ये वाला फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज। ये दो फार्मूले लिखेंगे, फिर उनको कंपेयर करेंगे, क्यू की वैल्यू पुट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। क्या बता बच्चों, जब भी गाजेस लॉ अप्लाई करना हो 3 हैं। पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फार्मूला, फिर E वाला, फिर फार्मूला लिखते हैं गाजेस लॉ वाला 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। फिर इनको कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके क्यू की वैल्यू पुट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इनको बच्चों मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयरिंग 1 और 2। 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो ये E.A है, और इस साइड पर है मेरे पास 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। बच्चों, ये जो Q है ये आपको गाजेस लॉ वाली डेफिनेशन में मैंने आपको पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। मैंने तब भी बताया था कि इस चार्ज की दो बातें हैं, एक तो टोटल चार्ज है और दूसरा क्या, इनक्लोज्ड इन इट है। अब ये देखें, गाशियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज मौजूद है। चार्ज तो इस हॉलो चार्ज स्फीयर के ऊपर है, इसके अंदर तो नहीं है ना। तो हम यहाँ पर कहेंगे इन गाजियन सरफेस में बच्चों चार्ज 0 है। या आप 0 पुट करते हैं तो यह हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट नॉर्मल ऑफ द प्लेन इज इक्वल टू 1/ε0 और क्यू की जगह पर क्या पुट किया, 0। जब 0 के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। ये बच्चों मेरे पास हो गया E.A इज इक्वल टू 0। अगर E.A 0 के इक्वल है, इट्स मीन कि या तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी या ये नॉर्मल ऑफ द प्लेन जो है ये 0 होगा। देखिए बच्चों, हमने एक क्लोज्ड गाजियन सरफेस लिए। जब वो सरफेस है स्फीयर की फॉर्म में है, हॉलो चार्ज स्फीयर है वो भी स्फीयर की फॉर्म में, तो उसका एरिया तो 0 नहीं होगा ना। हम कहेंगे कि उसका एरिया 0 नहीं है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो रिज़ल्ट ये बना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए हॉलो चार्ज्ड स्फीयर इज इक्वल टू 0। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फील्ड फ्री रीजन भी हम उसको कह सकते हैं। क्या कहेंगे,
फील्ड फ्री रीजन, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसके अंदर कोई फोर्स भी नहीं लगेगी। ये हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को शील्ड करना हो किसी जगह पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस गाशियन सरफेस के अंदर मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, तो हम इसको क्लोज्ड हॉलो चार्ज स्फीयर में या मेटल स्फीयर के अंदर रख देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना इस पर आए, जो बार वाला चार्ज है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है बच्चों, कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो सेंसिटिव होते हैं, जो बार वाले चार्ज की वजह से उनमें फॉल्ट आ सकता है, तो बार वाली स्पार्किंग की वजह से उसमें फॉल्ट आ सकता है, तो हम उसको एक क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस में की फॉर्म में लेते हैं और उसको किसी मेटल स्फीयर के अंदर रख लेते हैं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाए। फॉर एग्जांपल ये जो थोड़े से पुराने दौर के टेलीविज़न थे, उसमें एक चाइना का टेलीविज़न आता था, एक जो था वो अच्छी कंपनी का जैसे सोनी वगैरह का। तो सोनी वगैरह वाले टीवी के करीब अगर बाइक स्टार्ट होती है, लाइटनिंग होती है या कोई स्पार्किंग वगैरह होती है, तो उसकी पिक्चर पर, स्क्रीन पर कोई असर नहीं पड़ता था। लेकिन जो चाइना वाले सस्ते टेलीविज़न थे, उसके करीब मोटरसाइकिल स्टार्ट हो, कोई लाइटनिंग हो और कोई स्पार्किंग वगैरह हो, तो उसकी जो पिक्चर थी वो डिस्टॉर्ट होती थी, उसकी पिक्चर ख़राब होती थी, क्योंकि उसकी जो चाइना वाले टीवी की पिक्चर ट्यूब है वो बाहर रखी होती थी, जो बाहर स्पार्किंग हो रही है उसका उस पर असर होता था। लेकिन जो अच्छी कंपनी वाले थे, उनकी पिक्चर ट्यूब को एक स्फीयर के अंदर रखा जाता था, तो बाहर अगर चार्ज आता भी है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं पहुंचती थी, अंदर फ्री फील्ड रीजन होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती थी, तो इस वजह से उसकी जो पिक्चर थी या स्क्रीन थी वो डिस्टॉर्ट नहीं होती थी। इसके बाद बच्चों इसकी नेक्स्ट है एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज। ये बच्चों जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये दो दो मिलकर पेपर में आती होती हैं, शॉर्ट में भी आती हैं। हमने आप फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल रहे हैं या सिर्फ इंटेंसिटी बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से फाइंड आउट करनी है? ड्यू टू ए इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज। यहाँ पर बच्चों मैं एक चार्ज की शीट लेता हूँ जो इनफिनाइट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। देखिए बच्चों इनफिनाइट होती है जिसकी लेंथ इतनी ज़्यादा हो कि हम कैलकुलेट ना कर सकें, विड्थ भी इतनी ज़्यादा हो कि हम कैलकुलेट ना कर सकें, मीन्स कि बहुत बड़ी शीट है। अब बहुत बड़ी शीट की डायग्राम तो हम यहाँ पर नहीं बना सकते, तो यहाँ पर बच्चों मैं क्या ले लेता हूँ, उस इनफिनाइट शीट का एक फिनाइट पार्ट लेता हूँ, मतलब कि उसका एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ उस शीट का। यहाँ पर ऐसे ये बच्चों मेरे पास कोई शीट है, इनफिनाइट शीट है और उसका ये पार्ट है। इस पर पॉजिटिव चार्ज जो है बच्चों वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर ऐसे इनफिनाइट शीट थी और उसका मैंने फिनाइट पार्ट लिया है और हमने इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। कोई ये यहाँ पर पॉइंट ले लें जहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आपको पता है जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी हो गाजेस लॉ अप्लाई करके, तो हमें क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करनी पड़ती है। तो यहाँ पर बच्चों मैं क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस ले रहा हूँ इन फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। यहाँ पर सिलेंडर में ले रहा हूँ और उसको मैं यहाँ पर मार्कर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बच्चों। ये आप समझें कि सिलेंडर है जो कि इस शीट से पास हो रहा है ऐसे। और मैंने इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। बच्चों दो बातें मैंने आपको पढ़ाई थी, एक प्लेन और एक नॉर्मल ऑफ द प्लेन। मैं आपको कैलकुलेशन करवा रहा हूँ नॉर्मल ऑफ द प्लेन मीन्स के एरिया वेक्टर से। आपकी बुक में प्लेन के लिहाज से लिखा हुआ वो भी आपको बता दूंगा। प्लेन और नॉर्मल प्लेन वाले अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुए तो आपको ये टॉपिक्स मुश्किल लगेंगे। देखिए बच्चों अब यूँ समझें ये मेरा हाथ एक इनफिनाइट शीट है, इस पर चार्ज है, ये जो बॉल पॉइंट है ये यहाँ पर इसकी गाशियन सरफेस है, तो इसकी एक साइड ये बांध रही है ये वाली और एक साइड इसकी ये वाली बांध रही है ये वाली, और थर्ड जो है इसकी कार्व्ड सरफेस है। तो इसकी तीन साइड्स हैं, उन तीनों के नॉर्मल ऑफ द प्लेन में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका बच्चों नॉर्मल ऑफ द प्लेन में लिखता हूँ ए,
ऐसे। इसका नॉर्मल ऑफ द प्लेन यहाँ पर ऐसे होगा, या एरिया वेक्टर कह लें। और कर्व्ड सरफेस जो है इसका नॉर्मल ऑफ द प्लेन यहाँ पर ऐसे होगा क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स यहाँ से ऐसे जा रही हैं। देखें इस हाथ को शीट समझें बच्चों, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स इस साइड पर जा रही हैं, और इधर भी पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स इधर जा रही हैं। इट्स मीन कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन यहाँ से ऐसे भी जा रही हैं, यहाँ से ऐसे भी जा रही हैं। ये जो मैंने लाइन लगाई जिन पर ई लिख रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास जो सरफेसेस हैं वो तीन है, एक ये फेस, एक ये फेस, दो और एक ये कर्व्ड। तो गाज़ेस लॉ का जो फार्मूला आपने पढ़ा था ई डॉट ए, इसको मैं 3 दफ़ा लिखता हूँ, एक फर्स्ट सरफेस के लिए, एक सेकंड के लिए और एक थर्ड के लिए, 3 के लिए लिखता हूँ। आप इनके नाम भी दे सकते हैं, इसको फर्स्ट का नाम दे दें, इसको सेकंड का नाम दे दें, इसको थर्ड का नाम दे दें। ये फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए। अब इसको कैलकुलेट करें, ई डॉट ए डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो कॉज आएगा। देखिए बच्चों, फर्स्ट सरफेस के लिए नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऐसे है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है, सेम डायरेक्शन है, पैरेलल है। सेम डायरेक्शन हो, पैरेलल हो तो हम उसको कॉज 0 लिखते हैं। इसके लिए देखें बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल ऑफ द प्लेन सेम डायरेक्शन में है तो ये भी क्या है, पैरेलल होगे, ई कॉज 0। और यहाँ पर देखें बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे है, यहाँ पर 90 का एंगल है, मीन्स के परपेंडिकुलर है, ई ए कॉज 90। बच्चों ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एरिया वेक्टर के लिहाज से, या उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल ऑफ द प्लेन, उसके लिहाज से बता रहा हूँ। तो ये 0 है, मीन्स कि यहाँ पर पैरेलल है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा निशान लगा देता हूँ, इस साइड के लिए पैरेलल है, इसके लिए भी पैरेलल है और इसके लिए क्या है, परपेंडिकुलर। cos 0 1 के इक्वल होता है, ये हो जाएगा ई ए और यहाँ पर ये भी हो जाएगा ई ए। ये पैरेलल और परपेंडिकुलर के साइन समझाने के लिए लगाएं आपने, पेपर में नहीं लगाने। cos 90 0 होता है। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, ई और ई ए लेंगे तो 2EA हो जाएगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फर्स्ट फार्मूला आ गया। मैंने आपको बताया था पिछले टॉपिक में बच्चों कि एक दफ़ा हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं ई डॉट ए और फिर ये वाला लगाते हैं। अब ये लगा लिया, अब ये रहता है। आल्सो वी नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। ये सेकंड हो गया। जब ये दो फार्मूले लिख लेते हैं तो फिर हम उनको क्या करते हैं बच्चों, कंपेयर करते हैं। अब मैं इनको कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, कंपेयरिंग 1 and 2। 1 and 2 को बच्चों कंपेयर करेंगे। एक जो है वो मेरे पास आया 2EA और सेकंड जो है वो है 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। बच्चों सेकेंड ईयर की फिज़िक्स में सिर्फ एक चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो आपको याद रखनी होगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये फार्मूले लगाने के बाद क्यू की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर भी क्यू की वैल्यू पुट करनी है और कहाँ से लेनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है कि चार्ज स्टोर पर यूनिट एरिया। इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्मॉल वाला सिग्मा है और ये होता है चार्ज स्टोर पर यूनिट एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। तो क्यू की वैल्यू लेंगे तो सिग्मा ए से मल्टीप्लाई होगा, क्यू की वैल्यू हो जाएगी, ये यहाँ पर पुट करें 2EA, या आप लिखें पुट इन अबव इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं बच्चों 2EA, यहाँ पर हो जाएगा 1/ε0 वैसे, क्योंकि जब पर हम क्या लिखेंगे, सिग्मा ए, ये हो गया। इसके बाद 2E, ये ए से कैंसिल हो गया तो ये हुआ 2E इज इक्वल टू 1/ε0, यहाँ पर सिग्मा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 1/2ε0 और यहाँ पर सिग्मा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा ओवर 2ε0। ये बच्चों मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अगर हम इन वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो ई के ऊपर एरो का साइन लगाएंगे,
यहाँ पर सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर, राइट हैंड साइड को वेक्टर करने के लिए ये करेंगे। तो ये बच्चों इसका आंसर होगा। बच्चों देखें, ये जो मैंने आपको समझाया, ये मैंने समझाया नॉर्मल ऑफ द प्लेन के लिहाज से। आपने बताना है, आपकी बुक में सिर्फ प्लेन के लिहाज से लिखा हो तो वो देखें कैसे आप बताएंगे। बच्चों यहाँ पर हम कहेंगे कि इसकी 3 साइड्स बन रही हैं, ये इसका नॉर्मल ऑफ द प्लेन पैरेलल है, इसका भी पैरेलल है, इसका परपेंडिकुलर है। नॉर्मल ऑफ द प्लेन, इसका पैरेलल, इसका पैरेलल, इसका परपेंडिकुलर। और अगर हम सिर्फ प्लेन की बात करेंगे तो इसकी प्लेन हम कहेंगे कि नॉर्मल ऑफ द प्लेन पैरेलल है तो प्लेन क्या होगी, परपेंडिकुलर। फर्स्ट की प्लेन परपेंडिकुलर, सेकंड की भी प्लेन परपेंडिकुलर, थर्ड की प्लेन पैरेलल। मैंने पहले यहाँ पर जो लिखा है बच्चों, ये जो मैंने लगाया निशान कि ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है, ये एरिया वेक्टर के लिहाज से लगाएं। और अगर मैं अकेली प्लेन के लिहाज से करता हूँ, ऑनली प्लेन, तो इसकी जो प्लेन है बच्चों वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का साइन। इसकी भी प्लेन बच्चों क्या है, परपेंडिकुलर है, और इसकी प्लेन क्या है, पैरेलल। इसकी प्लेन परपेंडिकुलर है इसलिए इसका फ्लक्स ई ए हो गया, डायरेक्ट लिख लें। इसकी प्लेन परपेंडिकुलर है, इसका फ्लक्स भी ई है। इसकी प्लेन पैरेलल है तो इसका फ्लक्स 0। आपको पता है कि प्लेन परपेंडिकुलर हो तो नॉर्मल ऑफ द प्लेन पैरेलल होता है, अगर नॉर्मल ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर हो तो प्लेन पैरेलल होती है। अब इसका फ्लक्स ये, इसका ये और इसका 0, बाकी सारा वही प्रोसीजर है। ठीक है बच्चों, अगर किसी बात की ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अल्लाह हाफिज़।